यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 में, जहां पे आज है आपके पास चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 2 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है आज आपके पास लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक बात कर ली थी, जीन क्या है, एलील क्या है ना, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं, है ना। एक मिनट, ये सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दी मेंडल्स वर्क इन जेनेटिक्स फील्ड। तो आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे मेंडल्स वर्क, तब तक मैं आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे मेंडल्स वर्क, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स वर्क, सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मेंडल ने किस पे काम किया, क्या काम किया, आपको पता है मेंडल का काम किसके ऊपर था, जेनेटिक्स के ऊपर था। जेनेटिक्स माने कैसे कैसे कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, कैसे कैसे ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं, है ना, कैसे कैरेक्टर्स गेट्स पास्ड ऑन। अच्छा, इन्होंने काम कितने साल किया, 7 इयर्स इन्होंने काम किया। किसके ऊपर काम किया, ऑन पी प्लांट। पी प्लांट कौन सा, गार्डन पी, कई सारे पी होते हैं, गार्डन पी, वाइल्ड पी, है ना, ये पी वो पी। तो इन्होंने गार्डन पी पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सेटाइवम। नोट करना है इसको, रूल्स के साथ नोट करिएगा, क्योंकि आपको पता है आप कैसे नेम लिखते हैं, है ना, टेक्सोनोमी वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स आपको बताना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। पहला लेक्चर, ये जो पहला लेटर है, दिस इज कॉल्ड द जीनस, दिस इज द स्पीशीज। जीनस विद कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पीशीज स्मॉल से स्टार्ट होता है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसको इटैलिक्स में टाइप करेंगे। कितने साल, 7 साल। कब से कब तक, 1856 से स्टार्ट किया था, और 7 साल 1856 से कितने होते हैं, 63 तक जाएगा। 56 के बाद 56 से 57 से 58 से 59 से 60 से 61 से 62 से 63, ठीक है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। एक चीज याद रख लो, 1856 से 63 इन्होंने काम किया। अब एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ओनली पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। सबसे पहली चीज तो ये यार कि यार हम अगर काम कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हमें पी प्लांट पे ही काम करना था। कोई और इतने सारे प्लांट होते हैं ना, मैंगो का ट्री इतना बड़ा होता है, उसको ले लेते, ठीक है। बट देखो, मैंगो के ट्री को ग्रो करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। इसमें उन्होंने कई सारी जनरेशंस को स्टडी करना था कि यार देखो, पहले इसके अंदर मान लीजिए ये उसके पेरेंट्स हैं, इनके अंदर ये वाला ट्रेट है, इसके अंदर ये वाला ट्रेट है, दोनों को मिलाया तो ये जो ऑफस्प्रिंग बना इसके अंदर ये ट्रेट है, फिर इसके जो ऑफस्प्रिंग बने उसके अंदर ये ट्रेट। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग स्टडी करना था ना, ऑफस्प्रिंग बनाने से ज्यादा, और वो ऑफस्प्रिंग कम से कम टाइम में बन जाए तो बेटर है ना। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। सबसे पहला रीजन, पहला तो ये है कि ये एनुअल प्लांट है, इट इज एन एनुअल प्लांट, ठीक है, सबसे पहला। सेकेंडली अच्छा, ये एनुअल प्लांट है, साथ ही में इसका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है ना, मतलब जल्दी से जल्दी ऑफस्प्रिंग्स आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। शॉर्ट लाइफ टाइम एंड ऑफस्प्रिंग काफी जल्दी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो मेन चीज है, इसके पास 14 ट्रेड्स थे टू स्टडी, और वो 14 ट्रेड्स कैसे थे, जो आपको बाहर से दिख रहे हैं, विजिबल है, विजिबल आपको आंखों से देख के बता सकते हो। और वो 14 ट्रेड्स का क्या मतलब, देखो एक कैरेक्टर 2 ट्रेड्स, ये हमने पिछली बार बात किया था कि एक कैरेक्टर के हम 2 ट्रेड्स मानते हैं मेंडल के वर्क के अकॉर्डिंग, बिकॉज 1 जीन जो है वो 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और एक जीन के 2 एलील्स बताए गए थे मेंडल के अकॉर्डिंग, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर 14 ट्रेड्स है तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 7 कैरेक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है ना। एंड ये सारे कैरेक्टर्स वर इजीली ऑब्जर्वेबल, दे वर ऑल इजीली ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट, पी प्लांट जो है वो इजी टू कल्टीवेट भी होता है, इजी टू कल्टीवेट, ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग दोनों पॉसिबल है। कैसे क्रॉसिंग, मतलब हम अगर किसी और के साथ इसका क्रॉस करना चाहें, या एक पी प्लांट है दूसरा पी प्लांट है, इनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहे वो भी करवा सकते हैं। और अगर यही एक फ्लावर है, इसी का पॉलन इसी के ऊपर गिर जाए तो दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग, ठीक है ना। तो वो भी हो सकती है। क्यों, कैसे हो सकती है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्रॉसिंग भी हो सकती है एंड सेल्फिंग भी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है। तो एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ टाइम, द फास्ट ग्रो कर लेगा, ऐसा लिख सकते हो, फास्ट ग्रोथ, फास्ट ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। 14 ट्रेड्स है स्टडी करने के लिए, और वो 14 ट्रेड्स के नाम अभी मैं लिखूंगा। इजी टू कल्टीवेट है, बाइसेक्सुअल है, इजीली अवेलेबल,
है ना। तो ये सारे वो कारण हैं जिन कारणों से मेंडल ने पी प्लांट को चुना। पी प्लांट कौन सा चुना था? गार्डन पी, यानी कि पाइसम सेटाइवम, नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। मेंडल के काम को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दी 14 ट्रेट्स। 14 ट्रेट्स मैंने 7 कैरेक्टर, तो वो 7 कैरेक्टर पढ़ेंगे, उनमें से 14 ट्रेट पढ़ेंगे। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही ये चीज बता दी थी कि अगर मान लीजिए 7 कैरेक्टर हैं तो उसको 7 जीन कंट्रोल कर रही होंगी, है ना। ये मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया जिसके इस लोकेशन पे मान लीजिए, इस लोकेशन पे मान लीजिए जीन है हाइट ऑफ स्टेम की, है ना, हाइट ऑफ स्टेम की जीन है, लेट्स से। अब हो सकता है कि ये वाली हाइट ऑफ स्टेम की जीन जो है वो कौन सी फॉर्म है। अब एक जीन के मैंने आपको पिछली बार बताया 2 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब हाइट ऑफ प्लांट की मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पिछली बार कि अगर इसकी टी जीन है ना तो वो टी कैपिटल टी भी हो सकता है, वो स्मॉल टी भी हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल टी हो, यहाँ पे स्मॉल टी हो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक कंपोजिशन। अब जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? अगर मैंने बोला कि यार ये प्लांट आपको कैसा है जेनेटिकली, जेनेटिकली कैसा है, तो आप बोलेंगे उसके होमोलोगस क्रोमोसोम में से पहला जो है उसके पास कैपिटल टी है, दूसरे के पास स्मॉल टी है, तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। और इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो, देखो जेनेटिक कोड है ना, तो इसको आप बोलते हो क्या? देखना पहले, जेनेटिक कोड जो है उसको आप क्या बोल रहे हो जी? जो ये आपने निकाला, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड, या जेनेटिक कंपोजिशन कह लो, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ जीन, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ जीन। इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला है जीनोटाइप, बिकॉज आप जीन बता रहे हो कि यार उसके पास जीन की कौन सी फॉर्म्स हैं दोनों क्रोमोसोम्स पे। इस क्रोमोसोम पे एक फॉर्म होगी, इसके ऊपर दूसरी फॉर्म होगी। हो सकता है ये दोनों फॉर्म्स मान लो दोनों पे सेम आ गई, है ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये किससे मिल रहा है? इसको ये वाला मिल रहा होगा फादर से, ये वाला मिल रहा होगा मदर से, है ना। तो बस वही है, अगर सेम आ गया तो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इसको क्या बोला हमने? इसको हमने क्या बोला है? जीनोटाइप बोला है। बट फिजिकली प्लांट कैसा है? फिजिकली कैरेक्टर ऑफ प्लांट क्या है? जैसे अगर मैंने बोला कि कैपिटल टी आया जीनोटाइप, ठीक है, तो मुझे बाहर से देखने को मिल रहा है कि ये प्लांट टॉल है, मुझे बाहर से ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ये मैं बाहर से देख के बता पा रहा हूं ना, तो ये मैं फिजिकली बाहर से देख के बता पा रहा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं फिनोटाइप। दिस इज नोन एज फिनोटाइप। ये कल के लेक्चर में रहता था, तो ये मैंने आपको बेसिक्स में आज क्लियर कर दिया, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप अगर मैं इसी की बात करूं, इसी एग्जाम्पल की, तो 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से? दोनों कैपिटल टी आ गए, दोनों स्मॉल टी आ गए, या एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी आ गया, या एक स्मॉल टी दूसरा कैपिटल टी, तो वो सेम ही बात हो गई, है ना, सेम कंपोजिशन है। हमें फिजिकली बाहर से जब मैं देख रहा हूं ऐसे वाले प्लांट को जिसमें कैपिटल टी है, उस प्लांट को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे वो दिख रहा है टॉल। इसको देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है डॉफ, और इसको देख रहा हूं तो वो भी मुझे टॉल दिख रहा है। इसका कारण हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इसका कारण हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में। बट पहले आप इतना जानिए कि ये भी टॉल है, ये डॉफ दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है। अब जीनोटाइप की बात करिए, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों गमीट्स देखो, एक्चुअली ये एक गमीट में ये होगा, इसके पेरेंट के एक गमीट में, तो इसके मान लीजिए मेल गमीट में ये होगा और फीमेल गमीट में ये होगा, है ना। तो मेल गमीट में भी कैपिटल टी है, फीमेल में भी कैपिटल टी, तो उसको आप क्या बोलोगे? अगर मेल में भी कैपिटल टी, फीमेल में भी कैपिटल टी, उसको क्या बोलोगे आप? दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। इसको भी क्या बोलोगे? होमोजाइगस, क्योंकि सेम है, जाइगोट में सेम अलील आ रही है दोनों से, फादर से भी मदर से भी। इसकी एक अलील इसकी फादर से आई होगी, एक अलील इसके मदर से आई होगी। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में समझा चुका हूं। दिस इज एज वेल होमोजाइगस कंडीशन, बट ये जो है दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब दिक्कत हमें कहां पे आती है? हेट्रोजाइगस में डिसाइड करने में दिक्कत आती है कि वो टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, बिकॉज यहाँ पे तो देखो दोनों ही एलील्स कौन सी हैं? टॉल वाली, दोनों ही एलील्स ड्वार्फ वाली, तो इसका रिजल्ट तो पता ही है, इसका टॉल होगा, इसका ड्वार्फ होगा। बट मेन दिक्कत हमें आती है यहाँ पे, और ये कौन डिसाइड करेगा कि इसका फिनोटाइप कौन सा होगा? ये डिसाइड करता है डोमिनेंट कौन सा एलील है, डोमिनेंट कौन सा एलील। जैसे मान लीजिए इसका फिनोटाइप टॉल है ना, इसमें से आप कह सकते हो कि टॉल वाला फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, ठीक है। और वो कैसे पता चला, वो हम अगले जब पढ़ेंगे ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये मेंडल का काम लिखिएगा, और ये जो 7 कैरेक्टर हैं ये मैं आपको लिखाऊंगा, और ये बेसिक चीजें जो है जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में, और ये जो जीनोटाइप्स के टाइप हैं, यानी होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है ना, ये सब आप लिखेंगे। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। मैं इसकी पिक्चर लेकर रहा हूँ, फिर हम ये जो कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आई होप एंड बिलीव दैट यू हैव नोटेड इट डाउन वेरी वेरी
इजीली एंड फास्ट। बोले इजीली का क्या मतलब हुआ, जैसे लिखवाओगे वैसे ही तो लिखेंगे। हाँ, मेंडल्स वर्क में ही अगला है जो 7 कैरेक्टर्स थे। जो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ये आप लिख सकते हैं, बिकॉज इनका जेनेटिक्स में जो काम है वो आज तक फॉलो हो रहा है। माना कि उनमें कई सारी चीजें गलत हमें मिल गई हैं, बट स्टिल यार जिसने स्टार्ट किया उसको हम फॉलो ना करें तो फिर दैट इज वेरी वेरी बैड। ठीक है, कोई भी चीज अगर किसी ने स्टार्ट की है तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट अगर वो मॉरली चीज ठीक है तो ऐसे नहीं कि यार किसी ने ये स्टार्ट कर दिया कि वो जाके रोड पे ऐसे सो रहा, तो वो दैट इज मॉरली रॉन्ग ना। क्या था मेंडल्स वर्क, राइट। कैरेक्टर ट्रेट्स, ट्रेट्स ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर के, यार एक मिनट मैं ना ये चेंज करता हूँ, काइंडली वेट, पॉज कर लेते हैं। हाँ एक चेंज तो कर लिया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ब्राइट दिख रहा होगा आपको। कैरेक्टर्स ट्रेट्स, कैरेक्टर कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, मटर का आप इमेजिन करिए, मटर है आपके पास है ना, जस्ट इमेजिन अबाउट अ मटर, यह मटर का प्लांट। सबसे पहले आप प्लांट की स्टेम के बारे में क्या क्या जान सकते हो, प्लांट की स्टेम के बारे में। हाइट, तो हाइट ऑफ स्टेम एक कैरेक्टर है, हाइट ऑफ स्टेम इज द फर्स्ट कैरेक्टर। जिसके ट्रेड्स कौन कौन से होंगे, इसके ट्रेड्स कौन कौन से होंगे। अब ट्रेड्स मैंने बोला 2 ट्रेड्स हम लेंगे, है ना जी, बिकॉज मेंडल ने क्या कहा था, एक जीन जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और उन्होंने क्या कहा कि एक जीन की 2 एलील्स होंगी। ठीक है, तो 2 एलील्स माने 2 ट्रेड्स, तो हम वही मान रहे हैं अभी, क्योंकि हम मेंडल का काम पढ़ रहे हैं तो मेंडल के काम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हाइट ऑफ स्टेम इट कैन बी टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ, टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, राइट। बोले स्टेम के बारे में कुछ और हो सकता है क्या, नहीं। अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में हो सकता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का पोजीशन क्या है, क्या वो एक्सिस पे है तो एक्सियल, या वो बिल्कुल एंड पे टर्मिनल, है ना। अब इसके पिक्चर आपको मैं विजुलाइज करवाऊं तो आप जरा ओपन करना अपनी एनसीईआरटी, बिकॉज हाँ एनसीईआरटी खोलिएगा तो टर्मिनल और एक्सियल आपको दिखाया है फ्लावर पोजीशन पेज नंबर 70, पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बस मेरे पास तो वही है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये फ्लावर पोजीशन टर्मिनल एंड सॉरी एक्सियल एंड टर्मिनल। ओके, अब मैं आपको ये थोड़ा सा करवा भी देता हूँ, एक बार बना दूं क्या बोर्ड पे। एक्सियल कैसा है, जैसे ये देखिए, ये है मेन एक्सिस, इसके आसपास ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। टर्मिनल में क्या है, यहाँ पे फ्लावर, बिल्कुल ऊपर एपेक्स पे, ठीक है, टिप पे, ऐसा करो टिप पे है फ्लावर, ठीक है, ऐसा। देन है फ्लावर के बारे में और क्या हो सकता है, फ्लावर का कलर हो सकता है, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर आप इसी पेज पे, अगले पेज को चेक करो, अगला नहीं इससे अगला, अरे यार टेस्ट क्रॉस, हाँ 75th पेज पे आपको दिखा होगा, 75th पे, इसमें भी डायग्राम तो बने हैं सारे। तो फ्लावर के कलर 2 हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकता है और व्हाइट इज डोमिनेंट, ओह सॉरी 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 उल्टा बोल दिया भाई, वायलेट भी हो सकता है एंड व्हाइट भी हो सकता है, वायलेट इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। ठीक है, वायलेंट भी हो सकता है, वायलेंट वायलेंट नहीं होता, वायलेट होता है ना। फ्लावर के बारे में 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो ये 2 कैरेक्टर्स किसके रिलेटेड हैं, फ्लावर से रिलेटेड है, एक कैरेक्टर हाइट से रिलेटेड है, और अब 2 कैरेक्टर्स आएंगे रिलेटेड टू दी पॉड। पॉड क्या होता है, जैसे आप मटर का दाना देखते हो, ऐसा होता है ना मटर का वो जो फल होता है, फल बोलते हैं, पत्ता नहीं है, दिस इज नॉट लीफ, दिस इज पॉड। ठीक है, जैसे आप मटर खाते हो तो ऐसा पॉड सा नहीं होता है क्या, एक ऐसा जिसके अंदर दाने दाने हो, है ना, उसको बोलते हैं पॉड। तो इस पॉड का क्या कलर है, पहला कैरेक्टर तो ये हो गया पॉड कलर। पॉड कलर इट कैन बी ग्रीन और इट कैन बी येलो। अब पॉड का शेप, पॉड का शेप कैन बी इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मैंने जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसा सीधा सा ऐसा, और इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड ऐसा, इस प्रकार का भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड एंड इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड एज वेल। पॉड के बारे में हो गए ये कैरेक्टर्स।
इसके अलावा और क्या हो सकता है, पॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब बचा क्या है, सीड बच गया, सीड बच गया। तो सीड के बारे में इट कैन बी, सीड का पहले शेप लिख ले, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड का कलर भी येलो हो सकता है या इट कैन बी ग्रीन। बोले यहाँ पे ग्रीन येलो, यहाँ पे येलो ग्रीन बताऊंगा, सेम ही मतलब है वैसे तो, बट स्टिल। सीड का शेप, शेप सीड का देखो, हो सकता है सीड ऐसा हो, इसको बोलते हैं राउंड सीड, और हो सकता है वो थोड़ा ऐसा हो, मतलब कंस्ट्रक्टेड टाइप का सीड हो, है ना। रिंकल्ड बोलते हैं इसको, रिंकल्ड, रिंकल्ड सीड, ठीक है। तो इट कैन बी राउंड एज वेल और इट कैन बी रिंकल्ड एज वेल। अब हम बात करें इनके सिंबल्स की, तो टॉल के लिए हम यूज करते हैं, टॉल को इसको कंट्रोल करने वाली है टी जीन। हमने सिंबल बना लिया उस जीन का, टी जीन। तो कैपिटल टी फॉर टॉल एंड ड्वार्फ के लिए हम लिखते हैं स्मॉल टी। हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं। बट यहाँ पे ना जो फ्लावर का कलर है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद ही कुछ गलत कर दिया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वहां पे पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल इज डोमिनेंट, तो मैंने ए मान लिया और यहाँ पे आएगा स्मॉल ए। देखो स्मॉल लेटर में अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर वाली अलील जो है दैट रिप्रेजेंट्स रिसेसिव अलील। रिसेसिव माने बताऊंगा आगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, स्मॉल लेटर माने रिसेसिव अलील। और अगर मैं कैपिटल बोलते हैं ना, हाँ कैपिटल लेटर की कोई अलील है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील, ओके। वायलेट है, वाइट है, यहाँ पे वी और डब्ल्यू, सॉरी वी और स्मॉल बी। बट एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया है। एनसीईआरटी ने, आप अगर टेस्ट क्रॉस वाला पेज खोलेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी ने वाइट को क्या लिखा है, कैपिटल डब्ल्यू, एंड वायलेट को क्या लिखा है, स्मॉल डब्ल्यू। मतलब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने वाइट को डोमिनेंट बताया, बट जब रिजल्ट निकाला तो इन्होंने वायलेट को डोमिनेंट बताया। देखो पेज नंबर आप देखना, यहाँ पे पेज नंबर है ये 75 पेज पे चेक करेंगे, इन्होंने डब्ल्यू को सिंबल माना है, पता नहीं क्यों, बट स्टिल इन्होंने डब्ल्यू को सिंबल माना है। एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए था, ठीक है। दैट्स ऑल अप टू देम कि सिंबल क्या लेना है इन्होंने। देखो इन्होंने जो ये व्हाइट वाला है ना, इसको स्मॉल डब्ल्यू लिखा है। अरे यार अगर व्हाइट रिसेसिव है तो उसको आप स्मॉल भी लिखेंगे ना। वाई दे आर राइटिंग इट स्मॉल डब्ल्यू, बिकॉज हम डोमिनेंट जो है, ये सारे मैंने इस साइड जो लिखे हैं वो डोमिनेंट है, हम डोमिनेंट को कैपिटल से लिखते हैं और इसको स्मॉल से लिखते हैं। अब आप डोमिनेंट चेक करो, यहाँ पे जहाँ पे कैरेक्टर दिया ना 70 पेज पे, वहां पे उन्होंने वायलेट को डोमिनेंट लिखा हुआ है, तो वायलेट इज डोमिनेंट, तो आप कैपिटल वी के इसको सिंबल मानो ना, बट कोई दिक्कत नहीं है। पॉड का कलर ग्रीन, तो ग्रीन इज डोमिनेंट इन पॉड कलर, एंड येलो के लिए आ गया स्मॉल जी। इन्फ्लेटेड माने आई एंड कंस्ट्रक्टेड माने स्मॉल आई, राउंड माने आर एंड रिंकल्ड माने स्मॉल आर, येलो माने वाई एंड ग्रीन माने स्मॉल वाई। बोले यार ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, इनके लिए सिंबल अलग अलग क्यों है? बिकॉज ये वाला ग्रीन यानी वाई वाला ग्रीन दिखा रहा है कि आप सीड के कलर की बात कर रहे हो, और ये वाला ग्रीन दिखा रहा है कि आप पॉड के कलर की बात कर रहे हो। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो पेयर में हो, या कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पेयर में ना हो, जैसे कितने कैरेक्टर्स थे, कितने ट्रेड्स थे। तो ये ट्रेड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ट्रेड्स हैं, 7 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स कितने हैं? 7 हैं। ट्रेड्स कितने हैं? 2 into 7 यानी कि 14 ट्रेड्स हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसमें से जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं, और जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो मैंने सारे आपको यहाँ पे लिखे हैं। डोमिनेंट रिसेसिव का क्या तात्पर्य है वैसे आपको पता होगा क्योंकि आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं, बट स्टिल अगर किसी को ना पता हो तो मैं आगे करवाऊंगा ही, है ना, ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा। तो अगर जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करिएगा जल्दी से जल्दी, हम आगे चलते हैं। नोटेड नोटेड NOTED, आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, क्योंकि मेंडल का ही काम है। अब हम मेंडल का काम में अंदर आ चुके हैं, मेंडल का काम नाउ वी हैव स्टार्टेड। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्रॉसेस ऑफ मेंडल, और मेंडल ने लॉज दिए थे, है ना, तो उन लॉज को अब हम जानेंगे। तो ये सारा आप मेंडल के काम के अंदर ही लिखेंगे, है ना, और एक्सेप्शंस हर लॉ की हैं, मतलब ऑफ कोर्स एक की नहीं है, एक यूनिवर्सल लॉ है, बट जिनकी एक्सेप्शंस है भी जिन लॉज की, वो हम एक्सेप्शंस सारे लॉज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है ना। इन लॉज को पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं बात कर रहा हूं जनरेशन 1 तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्या मतलब है? फिलियल वन जनरेशन, ठीक है।
एंड सिमिलरली अगर जनरेशन 2 की बात हो रही है तो उसको हम लिखेंगे F2 जनरेशन, यानी कि पीलियल 2। वो स्विच ऑफ है, पता नहीं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेरे पास यहाँ पे पिछले साल के नोट्स हैं, तो उसमें मैं देखना चाहूंगा कि सेकंड लेक्चर में मैंने कितना करवाया था, है ना। यहाँ पे मैंने खोल के रखे थे। लील डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है, बाद में देखेंगे। मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, ये तो ठीक है, ट्रू रीडिंग लाइन बता दिया। हाइट ऑफ अ प्लांट, कंक्लूजन। भाई लेक्चर 2 तक मैंने बहुत पढ़ा दिया था पिछली बार, लॉ ऑफ डोमिनेंस करवा दिया लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हमने लॉ ऑफ तो सेकंड लॉ स्टार्ट कर दिया मेरे ख्याल, है ना। तो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इस बार इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, ये स्टार्ट खत्म। 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और क्या ये यूनिवर्सल लॉ है? तो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से होंगे फिर इसके, उसके बारे में भी बात कर लें। एक्सेप्शंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है, ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज यूनिवर्सल लॉ। इफ नॉट फॉलोड, अगर मान लो किसी केस में ये गलती से फॉलो ना हुआ हो तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसकी तो यूनिवर्सल लॉ है ना, कोई इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है यार। बट अगर ये फॉलो ना हुआ तो बंदे में बीमारी हो सकती है। इट इज एन, ये यूनिवर्सल लॉ है ना। तो यार यहाँ पे मैंने गलत क्यों लिख दिया? इट इज एन यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। या ये यूनिवर्सल लॉ है? कतई नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम है लिंकेज। वो क्या होता है? लिंकेज, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। चलो बस लिंकेज लिखो बस, ठीक है। तो ये आपके पास 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ आपको पढ़ना है ये वाला, फिर आपको ये 2 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाता है। ये 2 लॉज जो हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किए जाएंगे। बोले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, पहले हम उसके बारे में ही बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है 1 एंड हाइब्रिड का मतलब तो पता ही है ना आपको, क्रॉस करवा रहे हो आप, है ना। तो जब 1 कैरेक्टर को, व्हेन a single character is noticed, while cross, जब एक क्रॉस के टाइम पे सिंगल कैरेक्टर देखा जा रहा हो तो उस टाइम पे आप उसको बोलते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई मतलब 2 कैरेक्टर्स। जब when 2 characters are studied या noticed simultaneously, एक साथ देख रहे हैं, ऐसा नहीं पहले हमने क्रॉस कराया फिर इसमें एक कैरेक्टर फिर दूसरा क्रॉस कराया उसमें 2 ना, एक साथ इन क्रॉस, तो उसको आपने क्या बोला है? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला है। काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसके बेसिस पे जो लॉज हैं दैट आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। फिर हम स्टार्ट करेंगे विद लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको समझाऊंगा, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पहले पहले आपको एक और चीज समझानी है। मेरे को लग रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कल ही स्टार्ट हो पाएगा, 24 मिनट तो हो गए, अभी आपको वो भी समझाना है, ट्रू रीडिंग लाइन। इन अ जेनेटिक, जो भी आप जेनेटिक कोई भी अगर वो कर रहे हो ना,
एक्सपेरिमेंट। उसको एक्सपेरिमेंट को आप स्टार्ट कहां से करते हो, वो चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेंडल स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट with true breeding lines। बोले what is the meaning of true breeding lines? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जो मेंडल ने स्टडी किया था उसमें दैट वाज हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ स्टेम कैरेक्टर को स्टडी किया था। एक ही कैरेक्टर स्टडी करना था ना मोनोहाइब्रिड में। और अगर हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड में, तो डाई हाइब्रिड में दोनों कैरेक्टर सीड के लिए गए थे, तो सीड के दो कैरेक्टर थे ना, उन दोनों को स्टडी किया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि शेप ऑफ सीड एंड जो कलर था सीड का वो स्टडी किया गया था एक साथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो स्टार्ट हम कर रहे हैं उसमें जो पहला प्लांट मैंने लिया है वो कौन से जीनोटाइप वाला है। मतलब अगर मान लो मैंने माना कि वो टॉल है प्लांट, तो टॉल तो मैंने आपको अभी बताया पीछे कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है, तो वो कौन सा टॉल है ये कैसे पता करेंगे हम? बिकॉज अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम आगे की स्टडी कैसे कर पाएंगे कि यार देखो अगर मैंने कहा कि ये टॉल प्लांट है और ये डॉफ प्लांट है ना, डॉफ का तो चलो आपको पता है कि डॉफ का यही वाला पॉसिबल है, टॉल के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, दोनों आर टॉल है ना। बट अगर मैंने मानो इनका क्रॉस करवाया फिर से मुझे टॉल मिल गया है ना, या कुछ भी है फिर से मुझे टॉल या डॉफ मिल गया, तो आगे मैं कैसे लिखूंगा जीनोटाइप अगर मुझे पिछले जीनोटाइप ही नहीं पता होंगे? तो इसलिए पिछले जीनोटाइप पता होने चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग के जीनोटाइप आपको पता होने चाहिए, और वो स्टार्टिंग के जीनोटाइप हमें पता रहे, इसीलिए हमने ट्रू ब्रीडिंग लाइन को यूज किया है। कारण समझ में आ गया क्यों यूज किया? अब सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो है जिसमें स्टेबल कैरेक्टर इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है, स्टेबल कैरेक्टर इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रही है, स्टेबल कैरेक्टर इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, कैपिटल टी मैंने होमोजाइगस कंडीशन ही हमारे ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो इसमें कैपिटल टी देखो स्टेबल ट्रेट आ रहा है, एक ही ट्रेट बार जा रहा है ना दोनों साइड, तो इसको आप बोल सकते हो स्टेबल कैरेक्टर का ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रही है। इसमें और क्या होगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन, और क्या होगा कि यार ये होमोजाइगस को माना गया है, होमोजाइगस कंडीशन से स्टार्ट किया था मेंडल ने। ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग लाइन कैसे आएगी, कैसे बनाई उन्होंने, है ना? अब अगर मान लो उनको किसी प्लांट का जीनोटाइप ये करना है, कैपिटल टी करना है, तो वो कैसे करेंगे ऐसा जीनोटाइप? देखो वो बार बार क्या करेंगे, एक ही प्लांट को सेल्फ करवाते रहेंगे। टॉल प्लांट को बार बार सेल्फ करवाओ, जैसे टॉल प्लांट था, मान लीजिए वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको आप बार बार सेल्फिंग करवा रहे हो, इसकी बार बार सेल्फिंग करवा रहे हो, तो इससे आपको कैपिटल टी टॉल टी मिलने के चांसेस हाई है, कैपिटल टी टॉल टी मिलने के चांसेस आर हाई। या अगर आप मान लीजिए आपको एक टॉल प्लांट मिला विच वाज कैपिटल टी, आपको पता नहीं है कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस वाला ही है, आपने इसकी बार बार सेल्फिंग करवाओगे तो आपको एक स्टेबल इनहेरिटेंस ट्रेट मिलेगा, और उसी को आप बोलते हो ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो कैसे बनाई? बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग फॉर सेवरल जनरेशंस, उसको आप सेवरल जनरेशंस तक सेल्फ करवाते रहिए, सेवरल जनरेशंस तक सेल्फ करवाते रहिए, और इससे क्या होगा, इसके अंदर इससे उसके अंदर स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस चला जाएगा, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हो जाएगा, और इसी को आप बोलते हो ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन मान सकते हो कि कैपिटल टी उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला लिया, स्मॉल टी उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला लिया, है ना? यानी कि स्टार्टिंग में जिन्होंने टॉल टी प्लांट लिया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं था, वो ये वाला था। ठीक है, वो वो तो ड्वार्फ तो स्मॉल टी रहेगा ना, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए आपको ये करवाया गया है। इसको हम एनसीईआरटी से भी रीड करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले अबाउट व्हाट इज दिस ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो एनसीईआरटी से भी आप इसको रीड करेंगे। देखिएगा, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। यह 70 पेज पे। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन shows the stable trait inheritance। अरे मैं बोला कब से ट्रेट बोल रहा हूँ, लिखा कैरेक्टर है, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस फॉर सेवरल जनरेशंस, कई सारी जनरेशन तक ये दिखा रहा है ये सारी चीजें। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब उन्होंने तो फर्स्ट 14 को देखा, बट हमने जो पढ़ना है वो हाइट ऑफ स्टेम वाला है करेक्ट। ठीक है, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्मूथ एंकल सीड, तो ये तो उन्होंने बता दिया कौन कौन से ट्रेट उन्होंने देखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज भी लिखी है, Mendel selected 14 true breeding pea lines as pairs which were similar except for one character with contrasting traits। ठीक है,
आई होप एंड बिलीव एवरीथिंग जो मैंने आपको अभी तक करवाई है वो क्लियर होगी। तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को उन्होंने देखा। अब मैं आपको क्रॉस बनवा दूं क्या? पहले कितना टाइम हो गया? ओ यार 30 तो हो गए वैसे, 30 मिनट्स का ही हमने सोचा कि यार लेक्चर रखेंगे, तो अभी यहीं पे रोक देते हैं, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बट पिछले साल इसी लेक्चर में लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया था, बट उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने दोबारा से आके लिखवाया था, बिकॉज लिखवाने वाला काम नहीं होता मेरे ख्याल से। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। इस चैप्टर में आपको 16-17 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप करेंगे प्लानिंग। तो लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मेंडल ने कैसे स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।